हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। तो आज हम इस क्लास के अंदर कुछ डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को। तो अगर आप बच्चे एमटीएस देना चाहते हैं 2025 का, या फिर सीएचएसएल देने वाले हैं, या फिर सीपीओ 2025 का देने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी एरर डिटेक्शन की। तो आगे जिन स्टूडेंट को पेड बैचेस चाहिए, आप बच्चे पेड बैच ले सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर पे जाए और वहां से आप हमारे एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रोजाना क्लास आपकी 9:30 बजे चलती है। 9:30 PM पे आपकी रेगुलर इंग्लिश की क्लास रहती है, और मॉर्निंग 9:30 AM पे 9:30 AM पे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। 9:30 AM पे आपकी मैथ्स की क्लास रहती है, और पीएम पे आपकी इंग्लिश की क्लास रहती है। तो आपकी दो क्लासेस रोज आपको डेली बेसिस पे मिल रही होंगी, एक इंग्लिश और एक आपकी मैथ्स की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। आज संडे स्पेशल के अंदर मैंने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बेसिक से चीजें क्लियर नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर मैं हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाती चलूंगी। तो देखो जरा इसका क्या होगा, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूज की, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस और एस के साथ सिंगुलर का काम करते हैं। एस और एस के साथ, जैसे इनिंग्स, मैच देखते हो तो मैच में इनिंग्स होती है, एस पे जरूर खत्म है बट होता सिंगुलर है। मैथमेटिक्स एस पे खत्म है सिंगुलर। इकोनॉमिक्स एस पे खत्म है बट होता सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज के साथ इज ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि गुड से पहले वेरी दे रखा है, क्या ये करेक्ट होगा? अगर हमें TO2B दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमें यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, अगर एडजेक्टिव के बाद हमें 2+V1 दी गई है, एडजेक्टिव के बाद 2+V1 दी गई है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव से पहले हमें TOO2 का यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज नहीं करना। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? TOO2, अगर हमें 2+V1 दिया होता है। उसी तरह से अगर हमें नाउन दिया है तब भी हम 2+ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, नाउन दिया होता है तो भी +2+ एडजेक्टिव, और फिर हम यूज करते हैं फॉर के साथ। नाउन नाउन है तो फॉर, हमें ध्यान रखना है, नाउन है तो फॉर और वर्ब है तो TO2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरी की जगह लिखेंगे TOO2, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आप में, दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन फीस फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज। अब उन्हें जरूरत है क्या करने की? फीस को, जो भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, पार्टिसिपेशन जो फीस है उनको क्या करने की। अच्छा, ये जो वेव होता है, अब ये वेव होता है हाथ हिलाना, ये वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। ठीक है, जैसे हाथ हिलाते हो, जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो उसमें मैसेंजर पे वेव लेकर आता है, हाथ हिल रहा होता है, तो वो वेव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पार्टिसिपेशन फीस, जो भी लोग डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए बोला जा रहा है फीस माफ करने की। ठीक है, यानी कि कंसेशन देने की या छूट देने की बात हो रही है। तो जब छूट देने की बात होती है तो वहां पे ये वाला वेव नहीं आता, वहां पे वेव आता है WAIVE वाला वेव। ठीक है, वहां पे हम वेव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेव कौन से वाला आएगा? हम यूज करेंगे WAIVE वाला। ठीक है, वेव द पार्टिसिपेशन फीस, छूट देने की बात हो रही है तो छूट देने के लिए हम लोग WAIVE वाले का यूज करेंगे। इतना क्लियर है? तो उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते, दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। एडजेक्टिव, अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमटीएस 2025 के लिए, एमटीएस स्टूडेंट्स को हमें ध्यान रखना है कि आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऑल की बात कर रहे हैं, तो जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, मोर देन टू, दो से अधिक की बात करेंगे, जब भी हम दो से अधिक की बात करेंगे
तो वहां पे जो डिग्री यूज होगी वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। वहां पे जो डिग्री यूज होगी वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ईएसटी और एसटी। लेकिन हमें ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द। जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले आर्टिकल द आता है। तो क्लेवर में ईएसटी देखा तो इससे पहले हमें यूज करना है आर्टिकल द, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। चलो नेक्स्ट आते हैं। हमें अगेन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स, द डिटरमाइंड एंटरप्रेन्योर रिफ्यूज टू गिव अप ऑन हर ड्रीम of creating a successful startup that would transform the sector। कई बार हम कोई चीज को शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति हट्टी टाइप के होते हैं, मतलब दृढ़ संकल्प लेके बैठे किसी भी काम को करने के लिए, तो ऐसे लोग कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, वो अपनी चीजों को लेकर कभी भी एक स्टेप बैक नहीं लेते, गिव अप करना नहीं चाहते। ठीक है, बिल्कुल मना कर देंगे गिव अप करने के लिए। अब यहाँ पे आपको चेक करना है दैट वुड ट्रांसफॉर्म द सेक्टर को आप किससे रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप कोई काम दृढ़ संकल्प लेकर किसी काम को कर रहे हो और अगर अच्छे से चीजों को करोगे सक्सेसफुल तरीके से, तो डेफिनेटली वो एक क्रांति को लेकर आएगा, रेवोल्यूशन को लेकर आएगा। ठीक है, तो दैट वुड रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री। ठीक है, हम यहाँ पे इंडस्ट्री को ना तो सोशलाइज करने की बात करें, ना ही रीडिजाइन, ना इम्प्रोवाइज करने की बात करें, हम एक क्रांति लाने की बात करें, तो दैट वुड रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट। एम्प्लॉयज वर ले ऑफ फ्रॉम वर्क ड्यू टू द रिसेशन। जब मंदी का दौर आता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को निकालने लग जाती हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि क्या ले ऑफ को आप किससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एक चीज को कि पॉइंट क्या आता है कि एम्प्लॉयज खुद तो हटाए नहीं जा रहे। ठीक है, यानी कि करने का काम कोई और कर रहा है। सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हमें ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस होगा तो वहां पे वॉज और वर, वॉज और वर पास्ट में, और इज आर एम प्रेजेंट में। अगर पैसिव वॉइस में होता है तो इन सबके साथ हमें यूज करनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन सबके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम वॉज वर इज आर एम के साथ आईएनजी यूज करते हैं, लेकिन वहां करते हैं जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में होगा तो पास्ट में वॉज वर, प्रेजेंट में इज आर एम, और इन सबके साथ वर्ब की बच्चों कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो लेड ऑफ आएगा, LAID, ले की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेड होती है और उसके साथ ऑफ आ जाएगा। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, हर फैमिली लॉस्ट। आपको देखना है यहाँ पे कि ऑन की जगह आप ओवर लिखेंगे, इन लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे या ऑफ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इन दिल्ली बोलोगे, इन इंडिया बोलोगे, इन यूएसए बोलोगे, तो वहां पे हमें कौन सी प्रिपोजिशन का यूज करना है, इन। किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो हर फैमिली लॉस देयर वे कहाँ पे, तो किस जगह की बात हो रही है, तो जगह के लिए हम दमन से पहले क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट, अमल ब्राइटेंड ऑफ व्हेन दे सैड ही कुड गो विद देम। आपको चेक करना है ब्राइटेंड ऑफ व्हेन दे को आप किससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब भी उसको कहा जा सकता है, जब भी उसे कहा गया उनके साथ जाने के लिए, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ब्राइटेंड आएगा, बात ठीक है, लेकिन ब्राइटेंड के साथ हम किसका यूज करेंगे बच्चों, अप का यूज करेंगे। हम यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ब्राइट अप। ठीक है, तो ब्राइटेंड अप होगा, ब्राइटेंड ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा पार्ट हमें इनकरेक्ट दिया गया है। हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 चीजों को देखते हुए चलना है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाने की, क्या लाने की बात करें, एक एप्पल। अब वो एप्पल कहां से लाया, जो आपने
प्लेस को पहले उसे बताया होगा, वहां से वो खरीद के लाया। मतलब वो जो एप्पल लाया है वो उस जगह से लेकर आया है जो आपने उसको रिकमेंड किया होगा। तो जब भी हम एक डेफिनेट केस की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं आर्टिकल ए, नहीं वहां पे हम डेफिनेट केस के लिए यूज करेंगे आर्टिकल द। तो आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम द प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। ठीक है, यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, तो यहां पे द प्लेस आएगा, अ प्लेस का यूज नहीं होगा, और उसी के आधार पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अमर इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। अमर इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, आपको चेक करना है यहाँ पे गुड इन को आप किससे रिप्लेस करेंगे? गुड एट के साथ, गुड अबाउट के साथ, बहुत बढ़िया, सभी आंसर्स करते चलेंगे, गुड ऑन के साथ या फिर गुड मी के विद के साथ। हम कौन सी प्रिपोजिशन को यूज करेंगे? गुड के साथ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में बहुत अच्छा है, यानी कि कमांड की बात हो रही है, किसी भी विषय में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बेकार हो, ठीक है, या ठीक ठाक हो, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है, अगर हम किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो हम गुड के साथ एट लगाएंगे, बहुत ही बेकार है तो बैड के साथ भी एट लगाएंगे, ठीक ठाक है तो बेटर के साथ भी एट लगाएंगे, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तो ब्रिलियंट के साथ एट। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें गुड के साथ यूज करना है एट, गुड एट, गुड एट, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अमर इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं। नो सूनर डिड वी अराइव एट द एयरपोर्ट देन वी गॉट ऑन टू अवर फ्लाइट टू एटलांटा। आपको चेक करना है डिड वी अराइव एट को आप किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे इसका जो करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा? अब देखो यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि यहाँ पे गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट दे रखी है, यानी कि बात हो रही है पास्ट की, तो इसका मतलब पहले वाला क्लॉज भी पास्ट में रहेगा, तो यहाँ पे ना तो कैन आ सकता और ना ही हैव आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हेड के साथ कभी वी1 आता नहीं है, और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि डिड जो होता है बच्चों डू की सेकेंड फॉर्म होती है। डिड क्या है? डू की सेकेंड फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब इसके साथ हम वर्ब को यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हम जब डिड का यूज करेंगे तो डिड के साथ हम अराइव लिखेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। जहां पे भी हम डिड लिखते हैं तो डिड के साथ हम V1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर। आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, किस पार्ट में मिस्टेक है। अब देखो यहाँ पे कि हम एक क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम आर्टिकल ए का यूज बिल्कुल ठीक है, हम वॉवल साउंड नहीं है तो आर्टिकल ए का यूज आएगा। अब एक की बात है तो वॉज ठीक है, स्विम करने का काम वो खुद ही कर रहा था, तो काम जो स्विम करने का काम, तैरने का जो काम था वो पास्ट में हो रहा था, तो पास्ट में हो रहा है, अगर कोई काम पास्ट में चल रहा होता है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं वॉज और वर के साथ आईएनजी, और सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज का यूज होगा। तो यहाँ पे हम वॉज के साथ जो स्विमिंग देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक दे रखा है। ठीक है, अब कहाँ कर रहा है? रिवर में। देखो अगर किसी रिवर का नाम है, अगर किसी रिवर का नाम है तो आर्टिकल द, जैसे द गंगा, द यमुना, द सतलज, द रावी, द व्यास, लेकिन हम एक रिवर की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इस सेंटेंस में हमें कोई गलती नहीं दी गई है, और अगर कोई गलती नहीं दी गई है तो उस बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा नो एरर हो जाएगा, उस बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। The performance of the musician was rather worse than expected by the audience. आपको चेक करना है worst than expected को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा? अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, कि जो म्यूजिशियंस की जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, was rather worse than एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? THEN देन। अब जब देन की बात कर रहे हैं तो देन के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा?
वर्ड्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड्स। और वर्ड्स के साथ क्या आएगा? देन। कंपैरेटिव कनेक्टर वाला THEN देन, क्योंकि वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा और देन के साथ तो हमें सुपरलेटिव का यूज कर नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ड्स देन। और वर्ड्स देन के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? मैं आशा करती हूँ आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, एन ओल्ड मैन whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place। आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। अब देखो, हम एक ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें मिले थे जब हम वापस आ रहे थे कॉलेज से, तो वो कहाँ पे रहते हैं? हमारे अंकल के प्लेस पे। देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। ओल्ड की बात करें तो यहाँ पे ओल्ड में वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के हिसाब से आर्टिकल एन ठीक दे रखा है, ठीक है। और पीछे मैन है सिंगुलर काउंटेबल, तो जब भी एडजेक्टिव के बाद SCN दे रखा हो तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, तो वहां पे आर्टिकल एन अकॉर्डिंग टू ओल्ड। मैन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, क्या ये हुम करेक्ट है या फिर नहीं? देखो बच्चों, दो चीजें ध्यान रखनी है। हुम का यूज होता है वहां जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे पर्सन में, तो हम उस केस में यूज करेंगे हूम। अगर पर्सन ऑब्जेक्टिव है तो आप हुम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है या नहीं है ये डिसाइड कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर मैं इस मैट की बात करूं तो ये मैट हमारी वर्ब है और इसको मिलने वाला कौन है? यानी कि वी सब्जेक्ट है। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिव्स की, तो लिव्स हमारी क्या है? वर्ब है, रहता है। बट रहता कौन है? तो यानी कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो अगर हमें जितने सब्जेक्ट है उतनी ही वर्ब दे रखी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल हैं तो आप यूज करेंगे हूम। जितने सब्जेक्ट है उतनी वर्ब है तो आप हुम का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल नहीं दे रखे, सब्जेक्ट और वर्ब हमें इक्वल नहीं दे रखे, और यानी कि वर्ब इक्वल ना देके वर्ब प्लस में दे रखे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के कंपैरिजन में वर्ब ज्यादा दिए गए हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है आप हु का यूज करेंगे। वहां पे आप किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है, वर्ब हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो वहां पे हमें जो यूज करना है वो हु को यूज करना है। किसको यूज करना है बच्चों? हु को यूज करना है। तो यहाँ पे वही सेम केस है। तो यहाँ पे लिव्स का सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हुम नहीं, हु का यूज होगा, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट और समझ लेना आप बच्चे कि ये तो हो गया ये इसका रूल, और यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझना, हुम का यूज होता है ऑब्जेक्टिव पर्सन में और हु का यूज होता है सब्जेक्टिव पर्सन में। जब भी आप सब्जेक्टिव पर्सन की बात करेंगे तो वहां पे आपको यूज करना है हु, और जहां भी आप ऑब्जेक्टिव पर्सन की बात करेंगे तो हु। सब्जेक्टिव पर्सन है तो हु, ऑब्जेक्टिव पर्सन है तो हु, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बबल इज आवर ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइस क्लब। आपको देखना है यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। ऐसी एरर्स तो हम बहुत चुटकियों में निकाल लेते हैं, बहुत बिल्कुल सेकेंड्स में हमारा ये काम है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। जैसे आपके आंसर्स बहुत स्पीड में आने लगे, बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप आंसर्स करते चलेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ओल्डेस्ट में EST लगा हुआ दिखाई दे रहा है। EST का मतलब है सुपरलेटिव, EST का मतलब है सुपरलेटिव। जब भी हमें सुपरलेटिव डिग्री दी गई होगी, जब भी हमें सुपरलेटिव डिग्री दी गई होगी तो हमें ध्यान रखना है हम आर्टिकल द के साथ यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल द के साथ हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम कभी भी आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे बिफोर ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट में EST दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो हम लिखेंगे इसको, बबल इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइस क्लब। नेक्स्ट आते हैं, इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फीड।
द चेंजिंग फोर्सेस इन सोसाइटी। अब आज के वर्ल्ड की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी तो मस्ट बी यूज्ड, ठीक है, पैसिव है तो मस्ट बी यूज्ड, ये तो ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फीड वर्ब, तो वर्ब का यूज होता है टू के साथ, टू अगर है तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आप इसे ऐसे समझो कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो टू प्लस V1 आपके साथ आती है, यानी कि जहां टी और टू होता है वहां पे हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो मस्ट बी यूज टू फीड, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, मस्ट बी यूज टू फीड, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते। द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको इसका रिप्लेसमेंट चेक करना है। अभी जैसे आप पढ़ रहे होंगे, आप एक पेपर पे कुछ ऐसे चीजें होंगी जो नहीं आपको पता है, या आप आज पहली बार एसएससी बुलेट पे क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, और क्लास लेते हुए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो आपने पहले पढ़े नहीं है, तो डेफिनेटली जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो क्लास ही नहीं लेता, वो साथ के साथ नोट्स भी बनाता चलता है। अभी आप इस क्लास को 1 से 1.5 घंटा आप मेरे साथ रहेंगे, अगले 1.5 घंटे तक आप मेरे साथ रहोगे, तो अब क्या होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, या पढ़ी होंगी उस तरह से नहीं पढ़ी होंगी, आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये बात भी फैक्ट है कि हमें एक बार में सारी चीजें याद हो जाए, तो ऐसा होना नहीं, कुछ चीजें रहेंगी माइंड में, कुछ चीजें निकल जाएंगी। अब जो निकल जाएंगी उनको दोबारा से लाने के लिए हमारे नोट्स हमारे पास प्रॉपर होने चाहिए, या तो फिर हम दोबारा से 1.5 घंटे की क्लास देखें, या फिर हमारे पास नोट्स हो तो 1.5 घंटे की क्लास को हम विद इन 3 या 4 मिनट्स में हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक रोल होता है आपके नोट्स का। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब वो है जो आप लिख रहे हो, दैट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि हम बात कर रहे हैं इन राइटिंग। अगर कोई भी चीज इन लिखी हुई है, ठीक है, रिटन फॉर्म की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट, शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। अब वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव को आप किससे रिप्लेस करेंगे? अब उसने ड्रॉ कैसे कर सकती है? अब कैन के साथ V1, ठीक है, और कैसे कर सकती है? बहुत अच्छे से कर सकती है, और अच्छे के साथ साथ बहुत क्रिएटिव तरीके से कर सकती है। तो क्रिएटिव तरीके से कर सकती है, तो यानी कि हमें एडवर्ब चाहिए, तो दैट इज क्रिएटिवली इज द करेक्ट, क्रिएटिवली विल बी द करेक्ट वन, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हम कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहे भाई। क्रिएटिव में हम ER क्यों लगाएंगे, कोई कंपैरिजन चल रहा है, देन के साथ आता। दूसरा, हमें क्लियर है कि क्रिएटिव के साथ देन नहीं आ सकता, क्योंकि कंपैरेटिव कनेक्टर कब आता है, TH देन, जहां कंपैरिजन हो दो के बीच में, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं देन, वो भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से आप बच्चे आंसर्स करते चलेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आंसर्स, जितने भी स्टूडेंट्स आंसर्स करते चल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। He finally recalled that the thieves have leave from the front door. अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। अब देखो, फाइनली के बाद हम रिकॉल्ड देख रहे हैं, रिकॉल में ईडी सेकेंड फॉर्म, बात हो रही है पास्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा रिमेनिंग पार्ट भी करेक्ट है या फिर नहीं, या उसमें कोई मिस्टेक दी गई है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, रिकॉल्ड तो ठीक है, रिकॉल्ड तो हमारा ठीक है, बट थीव्स के बाद हमें यहाँ पे हैव लीव दे रखा है। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जहां पे भी हमें हैज मिले, जहां पर भी हैव मिले या फिर हमें हैड मिले, ठीक है, जहां पे भी हैज, हैव और हैड आता है, इनके साथ हम वर्ब को यूज करते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इनके साथ वर्ब आती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है, अगर रिकॉल करने का काम पास्ट में हुआ है तो डेफिनेटली जो वहां से निकलने का काम होगा थीव्स का, वो भी चोरों का, वो भी पास्ट में ही होगा। तो यानी कि हमें सिंपल सा ध्यान रखना है बच्चों, दैट
दैट के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, दैट बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिफोर, आफ्टर, हु, वाई होते हैं। उसी तरह से कि अगर ये आएंगे तो जो भी काम पहले होगा, यानी कि जो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा, जो भी पहले कंप्लीट होगा आपका काम, वो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जो भी काम पहले होगा वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो भी काम बाद में होगा वो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। जो भी सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन होगा वो आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि ये दो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस को जोड़ने का काम करते हैं। ये पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस को, पास्ट के दो जो कंप्लीट हो चुके ऐसे एक्शंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले हैव की जगह हैड लिखेंगे, और हैड के साथ लीव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, तो हैड लेफ्ट के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEFT, LEFT। इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। द फ्लेम स्पॉट सो क्विक दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक। तो सो के बाद हमें क्या लिखना है? क्विकेस्ट लिखना पड़ेगा, एज क्विक एज, क्विकर, या फिर क्विकली। तो हमें ध्यान रखना है कि ना तो हम दो बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और ना ही हम दो से ज्यादा के बीच में, ना किसी की एक की क्वालिटी को बता रहे हैं। किस तरह से, तो उसको डिफाइन कौन करेगा? एडवर्ब। तो क्विकली, तेजी से, क्विकली, तेजी से। नेक्स्ट, वी विल गो टू स्पेन दिस समर, विल बी। आपको चेक करना है इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। विल बी का करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या रहेगा? शुड बी, वॉन्ट बी, कांट बी, या फिर डोंट बी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं विल की बात करूं बच्चों, तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और अगर मैं वी की बात करूं तो वी हमारा प्रोनाउन है, और जहां पे हेल्पिंग प्लस प्रोनाउन होगा तो ये मिलकर बनाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। ये मिलकर बनाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। और जब हम क्वेश्चन टैग की बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग में हमें ध्यान रखना है ये जो दोनों डिसाइड होंगे ये हमारे स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसाइड होंगे। मतलब लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क के साथ दिया है तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट के बेसिस पे स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों ही जो डिसाइड होंगे स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसाइड होंगे। प्लस इसमें एक पॉइंट और होता है कि हमें ये ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट प्लस है तो कभी भी क्वेश्चन टैग हमारा प्लस नहीं जाता, वहां पे ये हमेशा माइनस जाता। यानी कि या तो कभी भी हम दोनों प्लस को नहीं रखेंगे और ना ही कभी भी दोनों माइनस को। यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और एक माइनस है तो दूसरा प्लस। यानी कि दो अपोजिट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ना तो कभी दोनों प्लस आते हैं ना ही कभी दोनों एक साथ माइनस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग के अंदर ये रूल लगता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव, हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हो आप बच्चे कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव। यस, मैंने कई बार इसको क्लास में कराया है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई बार कराए हैं। ठीक है, तो अच्छा, विल का जो नेगेटिव फॉर्म होता है, विल की जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो वांट होती है, और वुड के लिए हम लोग यूज करते हैं वुडंट, शुड के लिए यूज करते हैं शुडंट, और कुड के लिए यूज करते हैं कुडंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हम वांट वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वांट वी का। वेरी गुड, जितने बच्चे इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, भरत इज अ स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। आपको देखना इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। हिट्स द नेल ऑन द हेड, हिट्स द नेल ऑन द शोल्डर, ये एक ईडियम है।
इस तरह के क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड में आ जाते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट पूछ लेता है, ईडियम को पूछ लेता है, करेक्ट ईडियम क्या होगा। तो हिट द नेल ऑन द लेग नहीं, ऑन द हेड होता है। मतलब जब आप एग्जैक्ट चीज को बताएं, एग्जैक्ट चीज को करें, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति स्किलफुल है तो डेफिनेटली वो वही करेगा जो होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए यूज होता है हिट द नेल ऑन द हेड। ना शोल्डर होगा, ना होल होगा, ना टॉप होगा। नेक्स्ट, आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक बट आई एम प्लानिंग टू रिटर्न नाउ। आपको चेक करना है यहाँ पे सिंस की जगह क्या यूज होगा। अब यहाँ पे आप चेन्नई में एक हफ्ते से हो और आप प्लान कर रहे हो वापसी की प्लानिंग कर रहे हो, तो अब यहाँ पे ये जो अ वीक है, एक वीक की बात हो रही है। अब वीक की बात हो, मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, सेकेंड की बात हो, मिनट की बात हो, तो इन सब केसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 इयर्स हो, 3 इयर्स हो, 2 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, 7 मंथ्स हो, इन सब के साथ हम जो यूज करते हैं वो हमेशा FOR फॉर को यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब आपके ड्यूरेशन को बताते हैं। ये क्या बताते हैं? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से आप किसी काम को कर रहे हो, कितने समय से आप वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे हो, ठीक है। तो कितने समय से हो, इट्स अ ड्यूरेशन, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। आप 2 महीने से हो, 2 घंटे से हो, 2 साल से हो, 2 दिन से हो, तो ये सब आपके किसको लेकर आते हैं? FOR फॉर को लेकर आते हैं। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आप। He lives in 45 Church Street with his family। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। अब रहता है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। लिव में एस अकॉर्डिंग टू ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यस बिल्कुल सही है। लेकिन हम इन का यूज करेंगे। अब मैं इंडिया की बात करूंगी तो इन, और एक छोटे से प्लेस की बात करूंगी, एक स्ट्रीट की बात करूंगी, तो वहां पे मैं इन नहीं, वहां पे क्या लिखूंगी? एट का यूज करूंगी। वहां पे क्या यूज करूंगी? एट का। तो यहाँ पे गलती किस में है? प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। हम इन की जगह क्या लिखेंगे? एट का यूज करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, ही sang ब्यूटिफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस्ड एट द एंड। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। कई बार व्यक्ति अपनी तरफ से कोई भी काम करता है वो बहुत अच्छे से करता है, सामने वाला की अपनी वो है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, फिर भी उससे कमियां निकालनी है, आपसे इंप्रेस नहीं होना, तो आप में कमियां निकालता रहेगा, गिनवाता रहेगा, औरों में अच्छाइयां दिखाई देंगी, आपके अंदर उसको हमेशा कमियां ही कमियां दिखाई देंगी, ठीक है। उसने बहुत सुंदर तरीके से गाया, बट जो जजेस थे वो उससे फिर भी इंप्रेस नहीं हुए। एंड पे जाके होता ना, कभी कभी आपने देखा होगा जीवन में कुछ लोग कुछ भी कर ले किसी के लिए, फिर भी उसको उसके अंदर कमियां दिखाई देती रहे। तो ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी कर लो तो जीवन भर वो आपसे कभी भी इंप्रेस होगा ही नहीं, या होगी ही नहीं, ठीक है। तो जो भी वो पर्टिकुलर पर्सन है, जो भी वो व्यक्ति है, तो ऐसा ही कुछ ही के साथ भी हुआ। उसने बहुत सुंदर तरीके से गाया, बट जजेस जो थे वो अनइम्प्रेस थे। अब वर्ग के साथ हम यहाँ पे अनइम्प्रेस नहीं, अनइम्प्रेस्ड लिखेंगे, ठीक है। तो वर अनइम्प्रेस्ड होने की बात हो रही है, दैट इज अनइम्प्रेस्ड। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते, आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट्स व्हाई आई एम लेट। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर, आई हैव प्रैक्टिस्ड फॉर, आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर, या फिर यहाँ पे किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे, अब दैट्स व्हाई आई एम लेट, अगर मैं अभी लेट हूं उसका मतलब मैं कुछ काम पहले कर रही थी जिसकी वजह से मैं अब लेट हो गई। तो अभी नहीं कर रही हूं, पहले कर रही थी जिसकी वजह से अब मैं लेट हो गई, तो यहाँ पे आई एम तो नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर मैं अभी लेट हूं तो कोई काम चल रहा होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और प्रैक्टिस तो पास्ट में होता है, पास्ट का मतलब तो होता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो हमने काम एक बार कर लिया। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्रेसिव एक्शन की, जो पहले चल रहा था, और पहले चल रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुसियाज्म दैट शी वर्क फॉर। अब देखो, जो कुछ करना चाहते हैं उनको कभी बहानों की जरूरत नहीं है कि मेरे से ये नहीं, और जिसको कुछ करना है तो वो ना तो अपनी नींद को देखता है, ना ही अपना आलस देखता है, और ना ही वो ज्यादा परफेक्शन के पीछे, मतलब जहां खड़ा है वहीं से चीजों को शुरू करना, मतलब शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये नहीं आज ये कमी है वो कमी है, तो ऐसे तो कोई भी दिन किसी भी व्यक्ति के नहीं आएगा सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो। अब वो, हम उसकी उससे इम्प्रेस किया थे जोश से, क्यों? जो भी उसके काम को लेकर था, मतलब जितना भी उसके अंदर जोश था उस चीज को लेकर वो बहुत इम्प्रेस थे, जो उसके काम के प्रति था। तो काम के लिए था ना, तो शी वर्कड विद, दैट शी वर्कड विद, यहाँ पे हम दैट के साथ शी वर्कड विद का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, ऑल ओवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट आपका इनकरेक्ट है। देखो बच्चों, आप बच्चे ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं करते। जैसे हम कभी भी नॉलेजेस नहीं बोलते, नॉलेज होता है। गार्बेजेस नहीं होता, गार्बेज होता है। वेस्टेजेस नहीं होता, वेस्टेज होता है। ऐसे बैगेजेस नहीं, बैगेज होता है। लगेजेस नहीं, लगेज होता है। ऐसे पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री रहता है। सेम फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे नाउन है जो एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, बार बार आते रहते हैं, बार बार इन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता, ओनली इंफॉर्मेशन। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर। अच्छा, इनमें अगर एस नहीं लग सकता तो डेफिनेटली ये सिंगुलर होंगे, तो सिंगुलर होने के मतलब ये हो गया कि जो इनके साथ वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस और एस का यूज नहीं करते, और एस और एस का यूज नहीं करते तो ये हम सिंगुलर होंगे। और जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी, यानी कि इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। यानी कि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे वही सेम केस है। सबसे पहला पॉइंट, आप फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर लिखेंगे और दूसरा वर्ग की जगह वॉज, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज seeing द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स। अब जैसे ही उसने, देख रहा नहीं होगा, देखा होगा, क्योंकि अगर अप्लाई करने का मतलब ब्रेक लगाने का काम पास्ट में हुआ है, तो उसने बच्चे को रोड को क्रॉस करते हुए ये जो काम देखा है, रोड क्रॉस करते हुए देखने का जो काम है, ये भी बात पास्ट में ही होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आप वॉज के साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, आप सी की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे सॉ। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, इसी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सॉ होती है, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सीन होती है। सी, सॉ और सीन। तो आप बच्चे ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉ द चाइल्ड, सॉ द चाइल्ड। ठीक है, वॉज सीइंग की जगह लिखेंगे सॉ द चाइल्ड, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं, शीला ट्राइड फॉर आर्ग्यू विद हिम दो शी न्यू दैट इट वॉज ऑफ नो यूज। फॉर आर्ग्यू विद हिम को आप किससे रिप्लेस करेंगे? फॉर आर्ग्यू विद हिम को आप किससे रिप्लेस करेंगे? अब हमें ध्यान रखना है, ट्राई की बात कर रहे हैं, तो ट्राई के साथ हमें यहाँ पे आर्ग्यू दे रखा है, वर्ब है, तो यहाँ पे हमें टी और टू को यूज करना है, और जहां टू आएगा वहां पे टू के साथ वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ट्राइड के साथ हम लिखेंगे टू आर्ग्यू, और किसी व्यक्ति के साथ हम बहस करने की बात कर रहे हैं तो विद का यूज होता है, तो विद हिम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, by virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision. आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया, किस पार्ट में मिस्टेक है। हम बात कर रहे हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर द फॉलोवर एक्सेप्टेड हिज डिसीजन।
अब फॉलोवर्स को उसके डिसीजन को क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा, क्या रीजन है? ये जो पावर है वो किसको दी गई है? लीडर को। तो जब भी हम किसी रीजन की बात कर रहे हैं, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो वहां पे हम वर्च्यू ऑफ ओ डबल एफ में सिंगल एफ का यूज करते हैं। वहां पे किसका यूज करेंगे? सिंगल एफ। ठीक है, जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू, ड्यू टू, किसी कारणवश। कि फॉलोवर्स को एक्सेप्टेड क्यों करने पड़ रहे हैं उसके डिसीजन, उसका कारण क्या है? कि जो पावर है वो किसको दी गई है? लीडर को दी गई है, जिसके कारण फॉलोवर्स को उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ा। The team of scientists were conducting experiments to test their hypothesis. आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है? तो यहाँ पे कंडक्ट करने की बात हो रही है एक्सपेरिमेंट्स को, टेस्ट करने की उनकी हाइपोथेसिस को। हमें ये क्लियर है कि कंडक्ट करने का काम वो खुद कर रहे हैं, लेकिन जब हम टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाउन के बाद ऑफ, टीम के बाद ऑफ आ रहा है, तो उस केस में वर्ब हमेशा ऑफ से पहले वाले केस के हिसाब से यूज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और वर्ब सिंगुलर आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वर्ब भी, क्योंकि जो टीम वर्क होता है वो टीम वर्क होता है। ठीक है, हम इंडिविजुअल सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन जो टीम होती है, टीम का एक अलग ही रोल होता है। ठीक है, और जब हम किसी कंपनी को आगे बढ़ती है कोई भी कंपनी, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स होता है, किसी सिंगल व्यक्ति का एफर्ट नहीं होता। सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग मिलकर एक चीज पे सोचेंगे, विचार करेंगे। अब ये नहीं मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, कोई और कुछ करना चाह रहा है, या कोई और कुछ करना चाह रहा है, तो ऐसे कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। तो टीम वर्क का मतलब यही होता है। ठीक है, सब लोग एक आइडिया पे सोचें और सब मिलकर किसी चीज को करें। आई नीड टू पुट आउट माई क्लोथ्स बिफोर आई लीव फॉर वर्क दिस मॉर्निंग, अदरवाइज आई विल बी रेस्टलेस व्हेन आई रिटर्न। अब नीड फॉर पुट आउट, नीड टू पुट इन, नीड टू पुट ऑफ, या पुट अवे। पुट के साथ आप क्या यूज करोगे? अब यहां पे मतलब उसको जरूरत किस चीज की है? नीड टू, हटाने की बात हो रही है ना, माई क्लोथ बिफोर आई लीव फॉर वर्क दिस मॉर्निंग। क्योंकि जब वो वापस आएगा तो बहुत बुरी तरह से थक जाएगा, तो दैट इज पुट अवे। हटाने की बात हो रही है तो पुट अवे आएगा। क्या आएगा? पुट अवे। इसका यूज करेंगे, पुट अवे के यूज करेंगे जब हटाने की बात होगी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। This region was struck by unusual wave of violence last year. अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। ठीक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो किसी क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। अब यहाँ पे बाय यूजुअल नहीं, बाय एन यूजुअल वेव, बाय एन यूजुअल, बाय एन अनयूजुअल होगा, अन है ना, अ का साउंड आ रहा है, तो बाय एन अनयूजुअल एक फ्रेज है, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। तो बाय के बाद फिर एन अनयूजुअल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, with the reference of letter the organization wishes to hire you for the security services। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। देखो, जैसे हम अकॉर्डिंग को देखते हैं, तो अकॉर्डिंग के साथ टू लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हम बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी। रेफरेंस की बात करें तो भी हमें क्या यूज करना है? TO2, रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू, रेफर टू। रेफरेंस के साथ ऑफ नहीं आएगा, इसका यूज होगा TO2, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। विद रेफरेंस टू योर लेटर, विद रेफरेंस टू योर लेटर, विद रेफरेंस टू योर लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। The newly admitted students has been given a pair of uniforms by the management. Has been given a pair को आप किससे रिप्लेस करेंगे? अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो दिए गए हैं, ठीक है, पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स मैनेजमेंट के द्वारा, वो किसको दिए गए हैं? न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स का मतलब है एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का मतलब है प्लूरल। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ऐसे ही आंसर्स करते चलना सभी बच्चे,
और जब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां पे हैज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हैज सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें वर्ब प्लूरल चाहिए। तो सेम केस में हम लिखेंगे हैव, सेम केस में हम लिखेंगे हैव। तो हैव बीन गिवन, क्योंकि देने का काम तो किसी और ने करा ना, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वहां पे हैज बीन और हैव बीन के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज बीन और हैव बीन के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो वहां पे हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हैव बीन गिवन अपियर, हैव बीन गिवन अपियर, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आर यू श्योर यू हैव गो टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट। यू हैव गो को आप किससे रिप्लेस करेंगे? यू विल गो टू, यू हैड टू गो टू, यू माइट गो टू, यू शुड हैव टू गो टू। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप श्योर हो कि एयरपोर्ट पे आप ड्रॉप करने जाओगे, जाने का काम यहाँ पे मजबूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम पास्ट की मजबूरी की बात तो कर नहीं रहे जो हैड टू आएगा, और हैव के साथ V1 नहीं आता, हैव आ रहा है शुड हैव, और फिर टू का यूज नहीं। अब तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम जाने की बात कर रहे हैं, ड्रॉप करने की बात हो रही है फ्यूचर में, तो वहां पे हमें यू विल के साथ V1 लिखना पड़ेगा, और जहां गो आता है वहां पे गो के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। बोलो इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, पूजा कुड फील द एंगर बिल्डिंग ऑफ इनसाइड हर। व्यक्ति एक दिन में उसका व्यवहार बदलता नहीं है, जैसे माहौल में वो रह रहा होता है, जिस तरह के लोग उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ चल रहा होता है, तो धीरे 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 गुस्सा गुस्सा इतना अंदर से भर जाता है व्यक्ति, तो वो बदलने पर मजबूर हो जाता है। तो पूजा कुड फील द एंगर बिल्डिंग ऑफ इनसाइड हर, तो अगर आप ऑलरेडी इनसाइड का यूज कर रहे हो तो फिर ऑफ का क्या काम है? ठीक है, तो बिल्डअप करने की बात हो रही है, जो उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिल्डअप, बिल्डअप इनसाइड हर, बिल्डअप इनसाइड हर। नेक्स्ट आते हैं, द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांजिशन एट दोज मोमेंट। अच्छा, हम एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो दीज है और ये जो दोज है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वहां आते हैं जब इनके साथ आपको प्लूरल नाउन दिया हो, ये प्लूरल होते हैं, यानी कि प्लूरल के केस में आते हैं। बट यहाँ पे तो हम मोमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मोमेंट के केस में दीज तो नहीं आ सकता, दैट का यूज हो, दिस का यूज होता है सिंगुलर के साथ। भाई दिस और दैट जो होते हैं ये हमारे सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, दिस और दैट हमारे सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगुलर की बात भी नहीं कर रहे। ठीक है, मोमेंट्स आ रहा है तो ये भी गलत है। तो एट द मोमेंट होता है, क्या होता है? एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, क्योंकि आर्टिकल ए के साथ भी हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं कर सकते, यानी कि आर्टिकल ए और एन के साथ भी हम प्लूरल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, आई कैन हियर समबडी नॉकिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम गेट खोल सकते हो। ठीक है, अब ओपन द डोर होता है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन अ डोर नहीं, ओपन द डोर होता है। ये हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस में पढ़ते हैं, जो सेंटेंसेस पढ़कर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, और डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो कई बार हमने एक्टिव पैसिव में भी करा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करा। ओपन द डोर होता, ओपन अ डोर नहीं होता। ठीक है, गेट खोलने के लिए कहा जा रहा है आपको। द डॉक्टर न्यू दैट रविंद्र वुड रिकवर फ्रॉम डेंगू सून एंड डू द काइंड ऑफ वर्क ही वॉज डूइंग बिफोर। अब वॉज डूइंग को आप किससे रिप्लेस करेंगे, यहां पे आपको चेक करना है। अब यहां पे वुड डू आएगा, हैड बीन डन आएगा, वुड हैव बीन डूइंग आएगा, या फिर हैड बीन के साथ डूइंग आएगा। नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, बात हो रही है पास्ट में। अगर डॉक्टर जानता पास्ट में है कि वो रिकवर होगा डेंगू से जल्द, और जो भी जिस तरह के भी वो काम पहले किया करता था वो फिर शुरू कर देगा काम को करना, तो ये भी बात पास्ट में ही होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हैड बीन डन तो आ नहीं सकता क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आता है। जब पैसिव की बात करते हैं तो वहां पे काम तो वो खुद ही करेगा ना, कोई और तो करेगा नहीं, पहले की तरह वो काम करेगा। तो यहाँ पे हम बात पैसिव वॉइस में तो है नहीं सेंटेंस जो हम हैड बीन के साथ V3 लिखेंगे। वही सेम चीज अगर हमें यहाँ पे ध्यान रखें, अगर हम उसको एक्टिव में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें हैड बीन के साथ क्या लिखना पड़ेगा, ING। हैड बीन के साथ क्या लिखना पड़ेगा, ING। और हैड बीन के साथ ING को देखकर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया, किस पार्ट में गलती है। प्राय लड़ते थे, ठीक है, देखो बच्चों आप एक चीज ध्यान रखेंगे, नेशनैलिटी से पहले आपको अगर आर्टिकल द दिया है तो ये बना देता है आपको वहां का नागरिक, पीपल ऑफ दैट नेशन, पीपल ऑफ दैट नेशन, वहां का नागरिक बना देता, पीपल ऑफ दैट नेशन, पीपल ऑफ दैट नेशन, वहां का नागरिक बना देता है नेशनैलिटी से पहले अगर आर्टिकल द आता है। तो अगर आपने इंग्लिश से पहले आर्टिकल द देखा तो हमें उसी तरह से फ्रेंच से भी पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो द फ्रेंच, द अमेरिकन, द एशियंस, द यूरोपियंस, ठीक है, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं बिफोर नेशनैलिटी, तो वो वहां का नागरिक बन जाता है। तो हम लोगों की बात करें, वहां के लोगों की बात करें, तो इसीलिए हमें द फ्रेंच बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई हैव थिंक टुमारो आई विल टेक माई बिलोंगिंग्स टू द न्यू अपार्टमेंट। हम जब भी बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है, मेरा विचार है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, तो हम उसको ना तो कभी कॉन्टिन्यूस एक्शन में लिखते हैं, ना तो कभी इज के साथ आता है ING फॉर्म में, ना ही कभी हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हम उसको लिखेंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम उसको किस में लिखेंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस बच्चों अफर्मेटिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हमें ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप आई थिंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई थिंक, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। आई थिंक के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है, डाउट है किसी को यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, शी विल एक्सेप्ट हिज लव प्रपोजल इफ ही विल एक्सप्रेस इम्प्रेसिवली। आपको चेक करना है यहाँ पे कि इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे। ही विल इम्प्रेस को आपको किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे इफ से हमें क्लियर है हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और साथ में हमें ये ध्यान रखना है हम डबल फ्यूचर का कभी यूज नहीं करते, ठीक है, हम कभी भी डबल फ्यूचर का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जहां पे इफ होगा, जहां पे होगा वो हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा, और जहां कंडीशनल क्लॉज होता है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जिस तरह से आप आंसर्स करते चल रहे हैं ये बताता है कि आप कितने अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इस तरह से रेगुलर बेसिस पे SSC बुलेट पे क्लास लोगे, आंसर्स करोगे और रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना पक्का है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कंडीशनल क्लॉज में हम फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस। हम कौन से टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगाना पड़ेगा एस और ES। तो यहाँ पे इफ ही एक्सप्रेसेस इज द करेक्ट वन, इफ ही एक्सप्रेसेस इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, Ravindra has left the friends meeting saying that he has bigger fish to catch to cook.
आपको चेक करना है ही हैज बिगर फिश टू कैच टू कुक को किससे रिप्लेस करना है। ही हैज मटन टू कुक, ही हैज बिगर फिश टू फ्राई, या ही हैज बिगर बीफ टू ईट, या ही हैज बिग चिकन टू फ्राई। तो बिगर फिश टू फ्राई होता है, ठीक है। रविंद्र हैज लेफ्ट द फ्रेंड्स मीटिंग सेइंग दैट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उससे भी बड़ा काम, हमारे लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम हमारे हाथ में है, तो ऐसे में व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ही हैज बिगर फिश टू फ्राई। उसका जो करेक्ट होगा रिप्लेसमेंट वो आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी विच मूवी यू वुड लाइक टू वॉच टू नाइट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किससे आप रिप्लेस करेंगे इसको। अब यू में विश टू स्क्रॉल, यू हैव डिजायर टू सी, या यू आर विशिंग टू वॉच। अब मूवी देखने की बात हो रही है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, आपकी इच्छा है कि ऐसी कौन सी मूवी है जिसको आप देखना चाहते हो, आपकी इच्छा की बात हो रही है। तो जब इच्छा को व्यक्त करने की बात करो तो आप क्या लिखोगे, यू आर विशिंग टू वॉच। मूवी देखने की बात हो रही है तो वॉच का यूज होगा, तो यू आर विशिंग टू वॉच। नेक्स्ट, द सोल्जर मेट अ fearless death fighting on behalf at his country। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट हमें गलत दिया गया है, कौन सा पार्ट हमें गलत दिया गया है। तो हम ऑन बिहाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऑन बिहाफ ऑफ होता है, एट नहीं होता। जैसे डिपेंड ऑन होता है तो ऐसे ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे, हम एट का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, दिस टाइप इज द क्वाइट एंड मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ ह्यूमिडिफायर। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड के बाद हमें दे रखा है मोस्ट, यानी कि सुपरलेटिव, तो डेफिनेटली हमें एंड से पहले भी सुपरलेटिव का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड जो है बच्चों हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हमने एंड के बाद मोस्ट देखा है तो डेफिनेटली एंड से पहले भी हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। तो सुपरलेटिव क्वाइट में हम क्या लगा देंगे, ईएसटी, क्वाइट में क्या लगा देंगे, ईएसटी, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। दिस टाइप इज द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट, ठीक है। तो यहां पे उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शी वॉज नॉट अलाउड फॉर गोइंग आउटसाइड बाय हर मदर। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इसको रिप्लेस करेगा। नॉट अलाउड फॉर गोइंग को आप किससे रिप्लेस करेंगे, नॉट अलाउड टू गो, नॉट अलाउड टू गोइंग, या नॉट अलाउड बाय गोइंग, या नॉट अलाउड टू गो, ठीक है। अलाउ में आईएनजी लगाएंगे, अलाउड लिखेंगे, अलाउड के साथ टू लिखेंगे। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि शी वॉज नॉट अलाउड। अब अलाउड के साथ अगर हम टीओ टू लिख रहे हैं तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव का। हम किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको अलाउ हुआ, एडवाइज हुआ, एनकरेज हुआ, अर्ज हुआ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, या फिर परमिट की बात करते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें वहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, हम यूज करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो टू प्लस वी1, क्योंकि हम यहाँ पे टू के साथ आईएनजी तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जेरेंट का यूज कभी भी टू के साथ नहीं होता है, जेरेंट सीधा वी1 प्लस आईएनजी को लेकर आता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे, और अलाउ करने का काम कोई और कर रहा है, शी को अलाउ करने का काम कोई और कर रहा है, नहीं करने का काम भी कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे नॉट के साथ आनी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और उसमें टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, her determination impressed all of the other colleagues and inspires them to continue pursuing their dreams। आपको चेक करना है यहाँ पे
कि कौन सा इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। हर डिटर्मिनेशन इम्प्रेस, जितने भी अदर कलीग्स थे उनको इम्प्रेस करने का काम पास्ट में हुआ। उसके डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ संकल्प लेके वो बैठी हुई थी, जिस तरह से वो काम कर रही थी डिटरमाइंड होके, ठीक है, तो ये इम्प्रेस किया कब, पास्ट में। तो डेफिनेटली जो उनको इम्प्रेस करने का काम होगा, ये भी तो बात पास्ट में ही होगी ना। तो ये भी बात पास्ट में होगी, तो एस और एस तो आ नहीं सकता। तो इसी के बेसिस पे तीन ऑप्शंस खत्म कि अगर डिटरमाइन पास्ट में हुआ है तो इंस्पायर करने का काम भी तो पास्ट में ही होगा। तो पास्ट में होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, सेकंड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इंस्पायर्ड देम टू कंटिन्यू पर्सन देयर ड्रीम्स। नेक्स्ट, द मैन इज अ सोशल एनिमल। द मैन इज अ सोशल एनिमल। हम जब भी कंप्लीट एंटायर क्लास की बात करें, जब भी हम एंटायर क्लास की बात करें, जैसे हमें ध्यान रखना है, जैसे हम स्टूडेंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना, द स्टूडेंट शुड बी सिंसियर। द स्टूडेंट शुड बी सिंसियर। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, बिफोर एस सी एन, एस सी एन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल द का यूज करते हैं जब भी हम एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास। हम एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। हम एक बच्चे की बात नहीं कर रहे, जितने भी बच्चे होते हैं उनको सिंसियर होना चाहिए। हम पूरी एंटायर क्लास को बात करें, पूरे एंटायर क्लास की। लेकिन जब मैन और वुमेन की बात होगी, जब भी मैन और वुमेन की बात होगी, इसमें एक्सेप्शन है। इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। बिफोर मैन और वुमेन हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर क्लास को। जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर क्लास को, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, हम इनसे पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। हम कभी भी द मैन नहीं बोलते, द मैन इज मॉर्टल। जो व्यक्ति आया उसको जाना है, तो हम कभी भी द मैन इज मॉर्टल नहीं बोलते, ओनली मैन इज मॉर्टल, द का यूज नहीं करते। सेम वही चीज यहां पे भी है, हम बिफोर मैन आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सेकेंड हो जाएगा। बोलो, इतना क्लियर है? नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू वॉच एंड मूवी टू नाइट एट 8? हमें देखना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। वुड यू लाइक टू वॉच, मैंने फ्राइडे क्लास की थी, मैंने उसमें समझाया था कि जब भी हम बात करते हैं इच्छा व्यक्त करने की, लाइक हुआ, लव हुआ, हेट हुआ, प्रेफर हुआ, तो वहां पे वुड आता है। तो यहाँ पे लाइक के हिसाब से वुड ठीक है, टू आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मूवी से, मूवी कोई वोवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आना चाहिए। और एक ही मूवी की बात हो रही है तो आर्टिकल ए का यूज होगा, वॉच अ मूवी, वॉच अ मूवी, क्योंकि यहाँ पे कोई वोवल साउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, Lisa is a successful businessman. He always makes hay when the moon shines. आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, यानी कि इसको, इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो व्हेन द मून शाइन्स होगा या व्हेन द मून सन शाइन्स होगा। तो आपको ध्यान रखना है, हम सन शाइन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सन के शाइन होने की, तो सन शाइन्स आएगा, मून शाइन्स नहीं आएगा, सन शाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस आई टुक दिस मेडिसिन। कई बार आप दवाइयां ले लेते हो दूसरों की सलाह पर, ठीक है, उससे कहा आप ये वाली दवाई ले लो, ये सबसे बेस्ट है, आपको जितनी भी खांसी है, जुकाम है, सब खत्म हो जाएगा
ये मेडिसिन ले लो, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है, आपकी सारी बीमारियों को खत्म कर देगी, ठीक है। तो आई टुक दिस मेडिसिन, ठीक है। वो किसकी उस पे ली, आपने किसी की सलाह पे ली, तो अकॉर्डिंग टू होता है, बट इन की बात कर रहे हैं, तो इन अकॉर्डिनेंस विद आएगा, क्या आएगा, इन अकॉर्डिनेंस विद का यूज होता है अकॉर्ड, अगर हम अकॉर्डेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या लगाना है, विद लगाता है। अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, बट अकॉर्डेंस के साथ क्या आता है, विद आता है। नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग टू स्टडी इफ इट इज इम्पॉसिबल विद ऑल दिस नॉइज। देखो, कई बार आपने देखा होगा, जैसे शादियां वगैरह होती हैं आस पड़ोस में, डीजे लोग लगा देते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने अपने फुल वॉल्यूम में चला देते हैं। अब जो आस पड़ोस में लोग इर्द गिर्द उनके रहते हैं, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, कितनी दुखी उनकी आत्माएं हैं, उनसे कोई उनको मतलब नहीं होता, ठीक है। उन्हें अपना मनोरंजन चाहिए। कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की, कोशिश कर रही हूं पढ़ने की, बट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल है। इतने नॉइज के साथ, इतने शोर शराबे के साथ पढ़ना मुश्किल है। जब अपोजिट उसकी बात करेंगे तो बट का यूज होगा, किसका यूज होगा, बट का। बट इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है। नेक्स्ट, everyone sincerely and positively were ready to find the solution for the serious issue of civil system। आपको चेक करना है यहाँ पे इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। जितने भी इंडेफिनिट केस होते हैं, चाहे वो पर्सन के हो या फिर थिंग्स के, यानी कि एवरीवन की बात करें, एवरीबडी की बात करें, समवन की बात करें, समबडी की बात करें, एनीवन की बात करें, एनीबडी की बात करें, नो वन की बात करें, नोबडी की बात करें, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब वन बडी पे खत्म होने के कारण हम इनको यूज करते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण अपने साथ लेकर आते हैं सिंगुलर वर्ब, यानी कि हम इनके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एवरीवन है तो एवरीवन के साथ वॉज आएगा, एवरीवन के साथ क्या आएगा, वॉज, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द पुअर undergoes several problems in life that could be solved with money। भाई, कहा जाता है पैसा सब कुछ नहीं होता है ना, बट पैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। हमें छोटी से छोटी अगर जरूरत पूरी करनी है तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, और एक गरीब व्यक्ति की बात करें तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो सारी चीजें, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो ये सारी सारी किससे होती है, पैसे से होंगी। पैसा होगा तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो परेशानियों में जूझता रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम अंडर गोज देख रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है यहाँ पे कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करो कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे बच्चों दो चीजें ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे बोला ही इज अ पुअर बॉय, ही इज अ रिच बॉय, ही इज अ यंग बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। अब ये जो बॉय के बारे में बता रहा है, यानी कि ये जो यंग है, रिच है, पुअर है, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर बिफोर एडजेक्टिव आपको आर्टिकल द दिया है, बिफोर एडजेक्टिव आर्टिकल द दिया है, तो वहां पे ये कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेंगे, वहां पे ये काम करेंगे पीसीएन का। पीसीएन का मतलब है कि वहां पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का काम करेंगे। अब जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का काम करेंगे तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। यानी कि पुअर, रिच, यंग, ब्रेव से पहले अगर आर्टिकल द आता है तो द के साथ ये बनेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में वर्ब कैसे लेकर आएंगे, ये प्लूरल लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि
अगर वर्ब में एस और एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाएगा। हमें यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं चाहिए, हमें प्लूरल चाहिए, तो हमें यहाँ पे यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे V1 प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे अंडर गोज नहीं आएगा, अंडर गो आएगा, अंडर गो। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अंडरगो के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें मैं एक और पॉइंट समझा दूं, या तो हम एक गरीब की बात कर रहे हैं, बट द पुअर का मतलब होता है जितने भी गरीब हैं वो सारे, यानी कि एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास। जितने भी गरीब हैं वो सारे, जितने भी अमीर हैं वो सारे, ठीक है, एंटायर क्लास के बारे में बताता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ही एट द स्वीट्स, greedy, I could not find it anywhere, I haven't got none, और he is much weak। तो देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है, कौन सा करेक्ट दे रखा है? ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपने किसी चीज को खाया, कैसे खाया, तो मैनर्स के लिए हम ग्रीडी का यूज नहीं करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। हैवेंट गॉट ए नन, नन के साथ कभी नेगेटिव वर्ड आता है? नहीं, एनीवन आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा। वीक की बात हो रही है, कमजोर होने की बात कर रहे हैं, तो मच का यूज होगा? नहीं, क्योंकि मच का यूज क्वांटिटी के लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रोड विच इज ज्वाइनिंग टू विलेजेस इज रिपेयर्ड बाय लोकल अथॉरिटीज। आपको देखना है यहाँ पे कि इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा, इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? इज ज्वाइनिंग की। हम बात देखो यहाँ पे विच किसके लिए आ रहा है? रोड के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? रोड के लिए। अब रोड जो जोड़ती है किसको? दो गांव को जोड़ती है, उसको रिपेयर कराया जा रहा है लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। बात प्रेजेंट में हो रही है, रिपेयर अगर प्रेजेंट में होता है, जोड़ती वो भी प्रेजेंट में ही होगी, तो हैड का मतलब नहीं है, ज्वाइंट आ नहीं सकता। और प्लस रोड की बात हो रही है तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं आएगा, क्योंकि ज्वाइन जो है वो प्लूरल है, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की। तो सिंगुलर के केस में हमें ज्वाइन में क्या लिखना पड़ेगा? एस और एस। सिंगुलर के केस में वर्ब में क्या लिखना पड़ेगा? एस और एस। तो यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं, ज्वाइंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? ज्वाइंस का। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ। तो जितने बच्चे इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क। अब आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें कैन दे रखा है तो दोबारा से क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। टेल मी के बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेयर है ये आपके किसका काम कर रहा है? कनेक्टर का। किसका काम कर रहा है? कनेक्टर, जिसको आप कंजंक्शन भी बोलते हैं, जिसको आप कंजंक्शन भी बोलते हैं। और जब भी ये कंजंक्शन का काम करेगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको वर्ब लिखनी है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पे पहले आप सिटी पार्क लिखेंगे और पार्क एक है, उसके बाद इज लिखेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस हिल इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट बिकॉज वन कैन एंजॉय सॉलिट्यूड। हमें देखना है यहाँ पे इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं टू की, तो टू के साथ V1 आता है, ये बात ठीक है। और अच्छी प्लेस है तो नाइस प्लेस भी ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें किसी भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नो लेस देन 80 pedestrians वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। पैदल चलने वाले यात्रियों की बात हो रही है, ठीक है, एक्सीडेंट में मारे गए। नो लेस देन की जगह आप क्या लिखेंगे?
अब देखो देन आ रहा है, तो देन का मतलब है हमें देन से पहले चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। देन से पहले कौन सी डिग्री चाहिए? कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री चाहिए हमें? कंपैरेटिव। हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? कंपैरेटिव। ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान रखो, लिटिल कब आता है? जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, और लिटिल की जो कंपैरेटिव होती है वो लेस होती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 8 काउंटेबल की, तो काउंटेबल के केस में हम यूज करते हैं फ्यू। काउंटेबल के केस में हम यूज करते हैं फ्यू। तो फ्यू का जो कंपैरेटिव होता है दैट इज फ्यूअर। तो नो फ्यूअर देन होगा, नो फ्यूअर देन विल बी द करेक्ट। इतना क्लियर है? नो फ्यूअर देन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, शी स्पीक्स प्लेजेंटली विद हर यस्टरडे इवनिंग बट नॉट टुडे। अब बात जो उसने करी है बहुत अच्छे से, किस कब करी है? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की जब बात करते हैं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों बात करेंगे तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। ठीक है। तो यहां पे भी हमें स्पीक्स नहीं बोलना है, हम ही स्पॉक बोलेंगे। स्पीक की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी? स्पॉक। ही स्पॉक बोलेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, दो रवि इज साइलेंट एंड रिजर्व, ही हैज गॉट अ फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है। अब कुछ लोग शांत भी रहते हैं, रिजर्व नेचर के भी होते हैं। ठीक है। यदि भी फिर भी उस अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब अ फिंगर इन एवरी पाई, हर पार्ट में, यानी कि हर चीज में वो इन्वॉल्व है। ठीक है। तो हर चीज में इन्वॉल्व है यानी कि इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स। एवरी पाई का मतलब है कि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना, दैट इज अ फिंगर इन एवरी पाई। अ फिंगर इन एवरी पाई। नेक्स्ट आते हैं, how do you think the internet has influenced how we utilize news and media? अब यहां पे has influenced how we utilize को हम किससे रिप्लेस करेंगे? अब how internet has managed the patterns we ingest, revoked the way we interact, maintained how we receive या impacted the way we consume। तो बात बिल्कुल ठीक है, हैज इन्फ्लुएंस्ड की बात हो रही है तो इम्पैक्ट डालने की बात हो रही है, प्रभाव डालने की बात हो रही है। जिस तरह से भी हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह से न्यूज और मीडिया का, तो क्या किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है, तो दैट इज हैज इम्पैक्टेड द वे वी कंज्यूम। हैज इम्पैक्टेड द वे वी कंज्यूम। नेक्स्ट आते हैं, मीनाक्षी कॉल्ड आउट फॉर द नेबरहुड टू गेट सपोर्ट फॉर हर कैंपेन। आपको चेक करना है कॉल्ड आउट की जगह क्या आएगा, कॉल्ड बाय, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड इन या कॉल्ड अराउंड। ठीक है। अब सपोर्ट करने सपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है। जो भी वो कैंपेन वगैरह कर रही है उसकी सपोर्ट के लिए, उसके लिए क्या आएगा? दैट इज कॉल अराउंड। क्या आएगा बच्चों? कॉल के साथ अराउंड। जितने बच्चे इसका आंसर कॉल अराउंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब मोर टॉलर की जगह क्या आएगा? कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज करेंगे? यहाँ पे करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखो जरा क्या रहेगा। करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखो जरा क्या रहेगा। मोर टॉलर देन हर सिस्टर। अब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो हमें ये क्लियर है कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। बट हम ध्यान रखेंगे, अगर हम ई आर और आर लगा सकते हैं, यानी कि अगर ग्रेडेबल बन सकता है तो हम नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे। नहीं लगा सकते तो फिर हम वहां पे मोर का यूज करेंगे, लेकिन दोनों को कभी एक साथ यूज नहीं कर सकते, यानी कि डबल कंपैरेटिव का कभी यूज नहीं करते, या तो ग्रेडेबल या फिर नॉन ग्रेडेबल। ठीक है।
तो जब टॉल में ER लग सकता है तो मोर का यूज नहीं होगा, हम टॉलर लिखेंगे। हमें ये तो क्लियर है, देन आ रहा है, तो देन का मतलब आनी कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोस्ट के साथ टॉलर नहीं आ सकता, टॉलेस्ट इसलिए नहीं आएगा, सुपरलेटिव में होता है, और टॉल पॉजिटिव में। और यहाँ पे बात हो रही है दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में जब भी कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? रोजाना आपकी जो क्लासेस होती है बच्चों, रात 9:30 बजे चलती है एसएससी बुलेट पे, डेली बेसिस पे। आप बच्चे क्लासेस को ले, ठीक है, और मॉर्निंग में इंग्लिश की क्लास रात 9:30 बजे चलती है आपकी डेली बेसिस पे, और मैथ्स की क्लास जो है वो 9:30 AM पे चलती है सुबह, यानी सुबह एएम पे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लें, ये मैथ्स की क्लास है। क्लासेस अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप सभी बच्चे। बाकी जिन स्टूडेंट को बैचेस चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप अपने बैचेस को ले सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।